चलिए मेरे बच्चों, आप लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था सूक्ष्म जीवों का संवर्धन तक। और सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में हमने लिखा था कि वैज्ञानिक तरीकों से, संवर्धन का मतलब होता है कि जो कृत्रिम तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सूक्ष्म जीवों को कैसे संख्या में वृद्धि होता है उसके बारे में, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए गए माध्यम में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कहलाता है। और सूक्ष्म जीवों का संवर्धन हम लोग वैज्ञानिक तरीके से कैसे करते हैं? तो प्रयोगशाला में करते हैं। किस विधि से? तो पीडीए विधि से। किस विधि से? पीडीए माध्यम से करते हैं। ये पीडीए माध्यम क्या है? तो पीडीए माध्यम, इसका पूरा नाम होता है पोटैटो डेक्सट्रेस अगार। क्या होता है? पोटैटो डेक्सट्रेस अगार, है कि नहीं? इसमें किया क्या जाता है? तैयार करने की विधि पढ़ा रहे थे कि 200 ग्राम आपको क्या ले लेना है? आलू ले लेना है। इसको स्वच्छ जल में क्या कर देना है? साफ कर देना है ना? इसको स्वच्छ जल से क्या कर देना है? साफ। देखिए ध्यान से, स्वच्छ जल से आपको क्या कर देना है? साफ सुथरा कर देना है। और साफ सुथरा जैसे ही आप कर दीजिएगा तो इसको फिर से क्या करना है आपको, है ना, कि मैंने इसका पीस करना है। सबसे पहले इसको उबाल देना है। पानी में क्या कर देना है? उबाल देना है। पानी में क्या कर देना है? उबाल देना है। उबला हुआ जो आलू है उसको पीस पीस काट देना है। कैसे काट देना है? पीस पीस काट देना है। और उसके बाद उसका लेई बनाना है। जैसे कैसे मैस देते हैं, चोखा बना देते हैं, तो वो आलू को मैस देना है। क्या कर देना है? चोखा बना देना है, लेई बना देना है। समझे कि नहीं? अब उस आलू में क्या करना है कि 500 ग्राम आसुत जल, डिजिटल वाटर जिसको कहते हैं, क्या चीज? 500 ग्राम आसुत जल डालना है। क्या डालना है? आसुत जल। आसुत जल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिजिटल वाटर। और उसी में 20 ग्राम आपको ग्लूकोज मिला देना है। इसी में क्या कर देना है? 20 ग्राम ग्लूकोज। समझ में आ रही है बात? 20 ग्राम क्या मिला देना है? ग्लूकोज मिला देना है। इतना कर लीजिएगा। आलू ले लेना है कितना ग्राम? 200 ग्राम। पहले बहुत बढ़िया पानी से उसको धो लेना है। धो करके उसको क्या कर देना है? उबाल लेना है। उबालने के बाद उसको पीस पीस काट देना है और उसको मैस देना है, उसका लेई बना लेना है ना? और जब लेई बना लीजिएगा तो उसमें 500 ग्राम आसुत जल और 20 ग्राम क्या मिला देना है? ग्लूकोज मिला देना है। अब एक दूसरा बीकर लीजिए। दूसरा बीकर का मतलब कि दूसरा पात्र ले लीजिए, ठीक है कि नहीं? और दूसरा बीकर को जब लीजिएगा तो उसमें 20 ग्राम अगार जेल, दूसरा बीकर में, है ना, दूसरा बीकर में क्या करना है? दूसरा जो बीकर है उसमें क्या करना है? 20 ग्राम क्या ले लेना है? अगार जेल। क्या ले लेना है? अगार जेल, है ना? और 500 ग्राम जो आसुत जल था, 500 ग्राम जो आसुत जल आप लोगों के पास था, डिजिटल वाटर था, उस जल को क्या करना है? मिला करके फिर से उबाल लेना है। फिर से क्या कर लेना है? उबाल लेना है। तो उबालने से क्या होगा? इसको जब उबाल लीजिएगा तो वो तैयार हो जाएगा आपका पीडीए, यानी कि पोटैटो डेक्सट्रेस अगार। क्या बन जाएगा? पोटैटो डेक्सट्रेस अगार। अब उस पर जैसे ही सूक्ष्मजीव लगेंगे तो वे अपनी संख्या में गुणन तथा वृद्धि तेजी से करना लगेंगे। समझे कि नहीं? और इस प्रकार से सूक्ष्मजीवों का संवर्धन, यानी कि सूक्ष्मजीवों के जनसंख्या में वृद्धि करने का यह एक, है ना, वैज्ञानिक तरीका है। तो हम लोग वैज्ञानिक तरीके से भी सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये मैटर समझ में आ गया सबको? आपको हम बताए थे कि सूक्ष्म जीव कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। कितना तरह के? 5 तरह के। हम 5 तरह के सूक्ष्म जीव पढ़ाए थे। सबसे पहला सूक्ष्म जीव क्या बताए थे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जीवाणु। उसके बाद क्या बताए थे? शैवाल बोले थे। उसके बाद बोले थे कवक। उसके बाद क्या बोले थे? प्रोटोजोआ और एक विषाणु। 5 होता है ना? तो अब हम लोगों को पांचों सूक्ष्म जीव को अलग अलग पढ़ना है। और अगर ये पांचों सूक्ष्म जीव के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो ये सूक्ष्म जीव नामक चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ाई करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अंग्रेजी नाम है, जबकि उसका हिंदी नेम हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाणु। क्या बोलते हैं? जीवाणु। तो चलिए आज से पढ़ना शुरू कर देते हैं। 5 सूक्ष्म जीव में से पहला सूक्ष्म जीव है जिसका नाम है बैक्टीरिया। क्या नाम है इसका? बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया बोले तो इसको हिंदी में बोला जाता है जीवाणु। क्या बोला जाता है? जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोला जाता है? जीवाणु। समझ में आ रही है बात सबको? आप पढ़ रहे हैं बीटू सर के साथ 8 क्लास में, और बहुत अच्छे तरीके से सूक्ष्म जीव नामक जो चैप्टर है उसका दूसरा पार्ट आज बताया जा रहा है। तो आइए हम लोग सुने ध्यान से और भैया से समझते हैं। तो देखिए, ये पृथ्वी पर प्रथम जीव के तौर पर अवतरित हुए। हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी पर प्रथम जीव के रूप में कौन आए? तो बैक्टीरिया आए। कौन आए? बैक्टीरिया। तो इस बात को आपको लिखते चलना है भी, इसलिए कि कोई बात आपको छूटने ना पाए। समझे कि नहीं है? तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों का, है ना, जब हम पढ़ा रहे हो तो आप सभी लोगों का जो है से हम थ्योरी भी कंप्लीट करा दे, और जैसे ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो इसका हम तो ऑब्जेक्टिव वाला तो सब क्वेश्चन हम लोग वीडियो से कर ही लेंगे, लेकिन जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा उसका हम लोग पीडीएफ भी दे देंगे। अगर पीडीएफ नहीं लेना चाहते, लिखना चाहते हैं, तो आपको हम लिखवा भी देंगे, है कि नहीं? तो दोनों कार्य हो जाएंगे। तो चलिए, बैक्टीरिया के सबसे पहला क्या चीज जाने हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में क्या जाना? सबसे पहली बात क्या जाना? तो पहली बात ये जाना कि पृथ्वी पर प्रथम जीव के रूप में ये आए हैं। पृथ्वी पर प्रथम जीव के रूप में, पृथ्वी पर प्रथम जीव के रूप में, प्रथम जीव के रूप में कब आए होंगे? तो आज से 30 लाख वर्ष पहले। कब? 30 लाख वर्ष पहले, है ना, आए होंगे, जबकि इसका पता नहीं हुआ है ना, जबकि इसका पता बहुत बाद में लगा है। समझे कि नहीं? आए होंगे लेकिन इसका पता बहुत बाद में लगा है। तो पृथ्वी पर प्रथम जीव के रूप में ये कब आए हैं? 30 लाख वर्ष पूर्व, है ना। 30 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ है? इनका उद्भव हुआ है। उद्भव के मतलब होता है जन्म हुआ है। आ गया समझ में? उद्भव हुआ है। समझे कि नहीं? तो ये पहली लाइन हम लोग किसके बारे में जाने? तो हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जाने। किसके बारे में जाने? बैक्टीरिया के बारे में। आइए, बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले जो कौन ऐसा वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसकी खोज किया था? तो आपके जो बुक्स में दिया हुआ है वो दिया हुआ है एंटो, है ना, उसका नाम है एंटी वान लीवेनहॉक, है ना। लीवेनहॉक का पूरा नाम क्या है? एंटी वान लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक। क्या नाम है उनका? एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो इसकी खोज सर्वप्रथम, है ना, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखेगा ये सब जितना जो बताया जा रहा है इससे, है ना। है ना, तो इनका लीवेनहॉक ऐसा हम लोग याद रखते हैं, लेकिन पूरा नाम है इसको एंटोनी वान लीवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी वान लीवेनहॉक। याद रहेगा ना? लीवेनहॉक। इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज किया, और एंटी वान लीवेनहॉक जो थे इनका जन्म हुआ था 1632 ईस्वी में। कब हुआ था? 1632 ईस्वी में, और 1723 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। 1600, ये जो लीवेनहॉक है ये कब से कब तक रहे हैं? 1623 से, है ना, 1623 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और 1732 से 1723, 1632 से 1723 ईस्वी में, है कि नहीं है? तो अपने जीवन काल में इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने बताया। अब ध्यान से समझिएगा, ये कैसे जीव होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं से, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव है। कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव है। कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव। समझ में आ रही है बात? ये एक कोशिकीय जीव है। समझे कि नहीं? और इनका जो शरीर का औसत माप होता है, औसत माप हो सकती, मैंने इस बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम छोटा छोटा वाला का भी माप बता देते हैं और बड़ा भी माप बताते हैं, इसीलिए इनका औसत माप भी बता देते हैं। समझे कि नहीं? तो इनके शरीर का जो औसत माप होता है वो भी जान लीजिए, है ना। इनके शरीर, किनके शरीर? बैक्टीरिया या जीवाणु के। समझे कि नहीं? तो इनके शरीर का औसत जो माप होता है, याद रखिएगा, औसत माप होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.25 माइक्रोमीटर, माइक्रोन होता है। माइक्रोन में नापते हैं इसको। कितना होता है? 1.25 माइक्रोन। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोन। याद रहेगा ना? इसको म्यू से सूचित करते हैं ऐसे, तो 1.25 माइक्रोन कहिएगा। क्या कहिएगा? 1.25 माइक्रोन। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक सूक्ष्म बैक्टीरिया, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया हो, उसकी माप कितना होता है? तो याद रखिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आपको हम याद करने का तरीका भी बता देते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा कि सब में आप लोगों का एक ही तरह का कॉमन चीज आएगा।
तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक है ना सूक्ष्म बैक्टीरिया, सबसे अधिक सूक्ष्म बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु भी लिख सकते हैं या बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। सबसे अधिक सूक्ष्म भी कैसा सूक्ष्म, अधिक सूक्ष्म है कि नहीं है। कौन कितना माप होता है उसका, तो 0.15 माइक्रोन। कितना होता है, 0.15 माइक्रोन। आप देखिएगा 0.15, 1.25 ये सब याद रखने वाला चीज है, समझे कि नहीं है। और सबसे बड़ा जीवाणु के रूप में क्या हो सकता है, तो सबसे अधिक बड़ी है ना बैक्टीरिया, सबसे अधिक बड़ी बैक्टीरिया, उसका माप कितना होता है, तो 15 माइक्रोन। कितना होता है, 15 माइक्रोन। तो 15 याद रखिएगा, और 0.15 सब तो लगभग एक ही नाम आ रहा है, एक ही तरह का अंक आ रहा है, सिर्फ पॉइंट, और ये पूरा 15 माइक्रोन। सोचिए ना, 15 माइक्रोन, माइक्रोन अपने छोटा होता है बहुत ज्यादा, है कि नहीं। तो 15 माइक्रोन होगा तो इतना छोटा होगा कि हम क्या बोले उसके बारे में, उसको देखा ही नहीं जा सकता है, समझे कि नहीं। तो ये सब जो जीवाणु है ना, जो जीवाणुओं के बारे में आप लोगों ने चर्चा किया यहाँ पे। और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो देखिए ये ज्यादातर पाए जाते हैं, इसके पहले भी क्लास में हमने बताया था, है ना, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपको जल में, वायु में, मिट्टी में, अजैव पदार्थों में, जंतु बोले तो मनुष्य के, है ना, मनुष्य में कहाँ भाई, तो जीवित मनुष्य में भी पाए जाते हैं, है ना, मरे हुए सड़े हुए पदार्थों में भी पाए जाते हैं, समझे कि नहीं। तो ये सब जगह पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा इसके बारे में कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, है कि नहीं। अजैव पदार्थों में पाए जाते हैं, जैव पदार्थों में भी पाए जाते हैं, अजैव पदार्थों में भी पाए जाते हैं, है ना, अजैव पदार्थों में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो जंतु में भी पाए जाते हैं। जंतु बोले तो क्या मनुष्य में भी पाए जाते हैं, तो हाँ मनुष्य में भी पाए जाते हैं। मनुष्य के गला है, नाक है, मुंह है कि नहीं, आंख है, इन सभी जगहों में पाए जाते हैं। ये जीवित या मृत शरीर में भी पाए जाते हैं, मनुष्य के जीवित शरीर में भी पाए जाते हैं, या सभी लोगों के जीवित और मृत शरीर में, जीवित और मृत शरीर में पाए जाते हैं, मृत शरीर में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा तो बोलिएगा, मृत शरीर में भी पाए जाते हैं। यहां तक आप लोग पढ़ लिए। आप लोगों ने जाना किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में जान लिया, बैक्टीरिया के बारे में। अब इसके आकार एवं संरचना पर बात कर लेते हैं। किस पर बात कर लेते हैं, आकार एवं संरचना पर। समझ में आ रही बात है। तो आकार एवं संरचना की अगर बात कर लेते हैं तो अगला टॉपिक बना लेते हैं क्या चीज, सूक्ष्म जीवों के बारे में जो आज पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया खास करके। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के आकार एवं संरचना के बारे में जान लीजिए। आकार एवं संरचना, आकार एवं संरचना, आकार एवं संरचना के बारे में सीखेंगे ध्यान से। आकार एवं संरचना, तो देखिए इनका अगर हम लोग सामान्यतः बात करें बैक्टीरिया के बारे में, तो ये 4 प्रकार, 4 भिन्न भिन्न आकारों के होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, 4 भिन्न भिन्न आकारों के, है कि नहीं। 4 आकार कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से, तो सब आपको लिखना होगा या समझना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, आकार एवं संरचना इसका कैसा होता है। तो सामान्यतः बैक्टीरिया 4 भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं या आकारों के होते हैं, है ना। सामान्यतः बैक्टीरिया या जीवाणु 4 भिन्न भिन्न, है ना, आकृति के होते हैं, भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं। आ रहा है समझ में, 4 भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं। सामान्यतः जीवाणु न लिखना है यहाँ, सामान्यतः जीवाणु 4 भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं। सबसे पहला जो आकृति है उसको हम लोग बोलते हैं, जो सबसे पहले आकृति जो है, जो लगभग रॉड टाइप का रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिलाई। क्या बोलते हैं उसको, बेसिलाई। सबके बारे में समझाएंगे, बेसिलाई। दूसरा जो इनकी आकृति होती है, तो बेसिलाई के बाद ये माने रॉड के आकार का हो सकता है या गोल भी हो सकते हैं। तो जो गोलाकार होंगे उसको बोला जाता है कोकाई। क्या बोला जाता है उसको, कोकाई, है ना। तीसरी जो इनकी आकृति हो सकती है, तो तीसरी जो आकृति होती है ये होते हैं स्पाइरिला। कैसा होते हैं, स्पाइरिला।
अस्पाइरिला इस माने इस तरह से रहेगा, जैसे नहीं रखता गोला गोला है ना, इस टाइप का हम बता रहे हैं, कुंडली टाइप का। कैसे कैसे कुंडली मारता है ना सांप, कैसे कुंडली मारता है, तो उस आकृति के भी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अस्पाइरिला। क्या बोलते हैं उसको? अस्पाइरिला। और एक और आकृति होती है जिसको बोलते हैं विब्रियो। कौन सी आकृति? विब्रियो। समझ में आ रहा है सबको? विब्रियो। तो ये इनके कितनी आकृतियां होती हैं? 4। कौन कौन? बेसिलाई, कोकाई, अस्पाइरिला, विब्रियो। अब चारों के बारे में थोड़ा सा विधिवत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, है ना, बेसिलाई के बारे में। किसके बारे में? बेसिलाई के बारे में। बेसिलाई, बेसिलाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? तो ऐसे जो जीवाणु होंगे, ये जीवाणु है ना, ये किस आकार के होंगे? रॉड के आकार के होते हैं। कैसे आकार के होते हैं? रॉड। जैसे ये है ना रॉड, लंबा लंबा, तो लंबे लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे लंबे। तो लिखेंगे कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो दंड है ना, किस आकार के? दंड। दंड बोले तो रॉड के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड के आकार के। तो ये बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस आकार के होते हैं? दंड। दंड बोले तो रॉड, है ना, किसके आकार के? रॉड के आकार के होते हैं। रॉड के आकार के होते हैं। समझ में आ रहा है सबको? रॉड के आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? रॉड के आकार के होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। और याद रखिएगा इसमें, है ना, इसमें एक जीवाणु है। इसमें एक क्या है? जीवाणु, जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम है उस जीवाणु का? बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस। तो आपसे अगर यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु का आकार कैसा होता है, तो रॉड के आकार का होता है ना। किस आकार का होता है? रॉड के आकार का। तो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जो जीवाणु होता है वह एक मनुष्यों में रोग उत्पन्न करता है। किसमें? मनुष्यों में रोग उत्पन्न करता है, जिसका नाम है एंथ्रेक्स नामक रोग। कौन सा रोग? एंथ्रेक्स नामक रोग। एंथ्रेक्स नामक रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? एंथ्रेक्स नामक रोग उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत में कौन कौन से जीवाणु आते हैं? एग्जाम्पल दे देते हैं। इसके अंतर्गत में जो आते हैं, है ना, जो जिनकी आकृति रॉड की तरह होती है, वैसे जीवाणुओं का नाम आपको बता रहे हैं। तो वैसे जीवाणुओं के नाम में सबसे पहला नाम आता है बेसिलस कोकाई का। किसका नाम आता है? बेसिलस कोलाई। बेसिलस कोलाई। बेसिलस कोलाई। याद रहेगा? बेसिलस कोलाई। और उदाहरण पूछेगा तो इसका नाम रखेगा लैक्टोबेसिलस, है ना। क्या नाम है? लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस जो दूध से दही बनाने में काम करता है, लैक्टोबेसिलस। एक आता है ना, जिसका जीवाणु का नाम है क्या चीज? स्यूडोमोनास। क्या नाम है इसका? स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास। ये भी एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। ये भी एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। तो आपको अगर पूछा जाएगा बेसिलाई ग्रुप में, तो बेसिलाई ग्रुप में इतना जीवाणु होते हैं। मुख्य रूप से बेसिलाई जीवाणु किस आकार के होते हैं? रॉड के आकार के होते हैं। इसमें एक बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है जो क्या कौन सा रोग उत्पन्न करता है? एंथ्रेक्स नामक रोग उत्पन्न करता है। क्लियर हो गए? तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं वैसे जीवाणु जिसकी आकृति गोल है, उनको बोलते हैं कोकाई। क्या बोलते हैं उनको? कोकाई। और दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? कोकाई के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? कोकाई। तो चलिए कोकाई के बारे में अध्ययन करते हैं थोड़ा सा। तो कोकाई के बारे में समझ लीजिए कौन कौन से मुख्य बातें हैं। तो ये कैसे जीवाणु होते हैं आकृति में? तो ये गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार। तब लिखेंगे कि ये गोलाकार होते हैं। ये जीवाणु कैसे होते हैं? गोलाकार। अगर आपको जीवाणु गोलाकार दिखाई देंगे तो वह किस ग्रुप में आएंगे? कोकाई में। तो ये गोलाकार होते हैं। किसमें होते हैं? गोलाकार होते हैं। क्लियर हो गया? ये कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देख लीजिए, इसमें एक जीवाणु आता है जो बच्चों में न्यूमोनिया पैदा करता है। न्यूमोनिया की बीमारी समझते हैं ना? न्यूमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे के हमेशा नाक से, है ना, पानी गिरते रहता है। फेफड़ा जो है से जाम हो जाता है ना। उसमें क्या होता है? उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर इसका सही वक्त पर इलाज नहीं करवाए तो बच्चों को सांस लेने में इतनी तकलीफ हो जाएगी कि वो मर सकता है।
इसलिए न्यूमोनिया जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। किसके लिए? बच्चों के लिए। और ये जो बीमारी होती है वह किस जीवाणु से होती है? तो यह होता है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम है उसका? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। उस जीवाणु का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इस जीवाणु के नाम है, न्यूमोनिया। इसी की वजह से इसका जो बीमारी होता है, जो बीमारी पैदा करता है, उस बीमारी का नाम होता है न्यूमोनिया नामक रोग। क्या नाम होता है? न्यूमोनिया नामक रोग। न्यूमोनिया नामक रोग आ गया समझ में? कौन सी बीमारी पैदा करता है? न्यूमोनिया नामक रोग पैदा करता है। कौन सा जीवाणु? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। समझ में आ गई बात है? इसमें जो है आपको याद रखिएगा, दो जीवाणु का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के तौर पर, जो कोकाई के अंतर्गत में आते हैं, जिसकी आकृति कैसा होता है? गोलाकार होता है। कौन कौन से आते हैं उसमें जीवाणु, इसके बारे में जान लीजिए। तो एक तो आप जान लीजिए कौन कौन, एक तो आप जान लीजिए कौन कौन है। पहला है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। क्या नाम है उसका? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। दूसरा का जो है उसका नाम है माइक्रोकोकस। क्या नाम है? माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस क्या नाम है इसका? माइक्रोकोकस। ये सब है क्या चीज? तो जीवाणु पढ़ा रहे हैं, तो जीवाणु है ये सब। ये सब क्या है? जीवाणु है। तो माइक्रोकोकस एक जीवाणु हो गया। दूसरा का नाम है जिसका नाम है सार्कीना। क्या नाम है? सार्कीना। तो याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाएगा कि इसकी आकृति कैसी होती है, तो गोल किस वर्ग में आता है? तो कोकाई, है ना? कोकाई में जितने भी गोलाकार जीवाणु आएंगे सब आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात है? अब तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? स्पाइरिला के बारे में। किसके बारे में? स्पाइरिला। स्पाइरिला। अब इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या है। तो इनकी जो आकृति होती है ये कुंडलित टाइप की होती है। कैसे होती है? कुंडलित टाइप की। कुंडलित बोले तो ये पेच के आकार के होते हैं। किसके आकार के होते हैं? पेच के आकार के। तो लिख लेंगे कि ये कुंडलित या पेच के आकार के होते हैं। पेच के आकार के होते हैं। आ रहा है समझ में सबको? ये पेच के आकार के होते हैं। कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए, इसमें याद रखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर कौन से जीवाणु आएंगे। तो नाम याद रखना है सिर्फ कि इसमें जो जीवाणु होगा उसका नाम है स्पाइरिलियम रूप्रेम। क्या नाम है? स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम रूप्रेम। क्या नाम है? स्पाइरिलियम रूप्रेम। याद रहेगा नाम? स्पाइरिलियम रूप्रेम। ये है जीवाणु जो किसके अंतर्गत में आता है? स्पाइरिला के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत में आता है? स्पाइरिला के अंतर्गत में आता है। समझे कि नहीं है? इसके बाद चौथा जो है जिसका नाम बताए थे विब्रियो। क्या नाम बताए थे? विब्रियो। तो विब्रियो के बारे में जान लीजिए कुछ बातें। तो ये आप लोग विराम का चिन्ह देते हैं ना, विराम अर्ध विराम की तरह होता है। जैसे जो विराम का चिन्ह देते हैं ना, इसे अर्ध विराम जैसे देते हैं ना, अर्ध विराम देते हैं ना, कॉमा टाइप का अर्ध विराम देते हैं ना हम लोग, तो उस आकृति का होता है। तो इसकी आकृति होता है, ये अर्ध विराम आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अर्ध विराम। कैसे होते हैं? विब्रियो। तो ये अर्ध विराम किस तरह के? अर्ध विराम के आकार के होते हैं। के आकार के होते हैं। क्लियर हो गया? अर्ध विराम के आकार के होते हैं। इससे इसमें एक जीवाणु आता है। उस जीवाणु की वजह से आपको कॉलरा की बीमारी होती है। उसके वजह से क्या चीज की बीमारी होती है? कॉलरा की बीमारी होती है। उस जीवाणु का नाम क्या है? तो उसका नाम है विब्रियो कॉलेरा। क्या नाम है उसका? विब्रियो कॉलेरा। याद रखिएगा, विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा। समझ में आई बात है? तो विब्रियो कॉलेरा हम लोगों के शरीर में कौन सी बीमारी उत्पन्न करते हैं? कॉलरा की बीमारी। किसकी बीमारी? कॉलरा नामक बीमारी पैदा करते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? तो कॉलरा नामक बीमारी का ये सब जनक है। क्लियर हो गया? अब इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या चीज के बारे में? संरचना के बारे में। ये तो हम लोगों ने आकार के बारे में पढ़ा। हम लोग किसके बारे में पढ़ा? आकार के बारे में। तो प्रत्येक जो जीवाणु कोशिका है
है ना, प्रत्येक जो जीवाणु है, प्रत्येक जीवाणु कोशिका जो है कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। किस चीज से घिरा हुआ रहता है? कोशिका झिल्ली से। तो इस बात को आप लोग जान लीजिएगा। क्या जानना है आपको मुख्य रूप से? कि प्रत्येक जीवाणु कोशिका क्या चीज से घिरा हुआ है? कोशिका झिल्ली से। अब तो कोशिका ये सब पढ़े ही होंगे आप लोग। तो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। अब ये तो पहले ही हमने कहा कि जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा अंग बनने की संभावना नहीं होती है, बहुत ज्यादा अंग बनने की संभावना है ही नहीं। ये जो कोशिका झिल्ली जो देख रहे हैं, तो कोशिका झिल्ली के ऊपर एक मजबूत यानी कि दृढ़ कोशिका भित्ति से ये घिरे होते हैं, ताकि मैंने उतना छोटा है लेकिन इसके बावजूद भी, है ना, कोशिका झिल्ली से ऊपर एक दृढ़ का मतलब होता है कड़ा, दृढ़ का मतलब कैसा होता है? कड़ा। कोशिका भित्ति का आवरण होता है। ऐसे आप लोग पढ़े हैं कि कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में सेलुलोज का बना होता है, लेकिन इसका जो कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता है। मैंने उसकी सुरक्षा के लिए एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, समझे कि नहीं? जीवाणुओं में, इसमें जीवाणुओं में तो क्या लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली के ऊपर, कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होता है? दृढ़, है कि नहीं? कैसा? दृढ़ का मतलब क्या होता है? मजबूत कोशिका भित्ति। दृढ़ कोशिका भित्ति से घिरा होता है, घिरा होता है। क्लियर हो गया? कोशिका भित्ति से घिरा होता है। याद रखिएगा, इन लोगों में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, और केंद्रक नहीं है तो डीएनए फीएनए से कोई मतलब है, इस सब का नहीं है, आरएनए जीन सबसे कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि कोशिका तो आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि माने जीवाणु जो होते हैं, तो जीवाणु के कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, समझे कि नहीं? तो इसमें लिखेंगे कि इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ये सब संरचना है इसकी, समझे कि नहीं? इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात है? हाँ, लेकिन कोशिका का एक अंग होता है सिलिया और फ्लैजिला, पढ़ाए हैं ना? सिलिया क्या होता है? देखिए, आप कोई कोशिका लीजिएगा, जैसे कोई कोशिका लीजिएगा, तो इस कोशिका के आगे पीछे इस तरह से एक रोआ टाइप का, है ना, रोम टाइप का, माने रोआ टाइप का चीज पाया जाता है, उसी को बोलते हैं सिलिया और फ्लैजिला। यह किसी भी कोशिका में गति प्रदान करता है, और ये पादप में नहीं पाया जाता है। ये जब भी पाया जाता है तो जंतु में पाया जाता है। पढ़े हैं? याद है? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सिलिया और फ्लैजिला। सिलिया क्या है, फ्लैजिला क्या है? तो जो उसमें से बड़ा टाइप का जो आकृति का रोआ है वो फ्लैजिला हो गया, और सिलिया छोटा वाला हो गया। यही ना है, उसमें पढ़ाए होंगे हम। तो इसमें सिलिया फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसमें सिलिया और फ्लैजिला, सिलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिलिया और फ्लैजिला जब पाए जाएंगे तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया, सिलिया और फ्लैजिला पाए जाएंगे तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि ये गति भी कर सकते हैं, ये गति भी कर सकते हैं, क्योंकि सिलिया और फ्लैजिला ही कोशिकाओं में गति प्रदान करते हैं। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो इसका मतलब है कि जीवाणु में अगर सिलिया फ्लैजिला पाया जाता है तो सिलिया फ्लैजिला पाए जाने की वजह से जीवाणु जो होते हैं गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील। तो ये आप लोगों ने जो पढ़ा अभी तक, ये पढ़ा, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि ये जीवाणु क्या है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि जीवाणु है क्या चीज, मोटा मोटी इसके बारे में इतना जाने जीवाणुओं के बारे में। फिर वो कैसी आकृति का होता है, तो चारों आकृति पढ़ लिए। उसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना के बारे में हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया। वे भोजन कैसे करते हैं, उनका पोषण कैसे होता है,
तो अब जीवाणुओं के पोषण के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? जीवाणुओं का पोषण। वे अपनी संख्या में बढ़ोतरी कैसे करते हैं, यानी कि है ना, वे कैसे इनका बच्चा जन्म लेता है या इनका संतान कैसे वृद्धि करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसका हो जाएगा जीवाणुओं का प्रजनन। उसको क्या बोलेंगे? जीवाणुओं का प्रजनन। अब उसी में फिर इसके बाद आएंगे कौन कौन से बैक्टीरिया का कार्य होता है जो हमारे लिए दैनिक जीवन में लाभदायक है, वो पढ़ लेंगे। और हमारे दैनिक जीवन में जो हानिकारक है, हानिकारक बोले तो जो हम लोगों को रोग उत्पन्न करता है, यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया भी पढ़ लेंगे, लाभदायक बैक्टीरिया भी पढ़ लेंगे। और तब जाकर के बैक्टीरिया समाप्त हो जाएगा, तब हम लोग सवाल पढ़ लेंगे, है कि नहीं है? तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे मूल रूप से किसके बारे में? तो जीवाणु के बारे में। किसके बारे में? जीवाणु का। तो जीवाणु के बारे में क्या क्या चीज पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक? तो जीवाणु के बारे में पढ़ लिया, उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लिया। तो भैया इसको खोजा कौन, पैदा कब हुआ, ये सब जानकारी लिए कि नहीं लिए? उसके बाद पढ़े हम लोगों ने कि उसकी आकृति कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है। अब हम लोग पढ़ लेंगे कि ये पोषण कैसे करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे कि ये पोषण कैसे करते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं पोषण के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? पोषण के बारे में। तो अब आइए इसके पोषण के बारे में, किसके पोषण के बारे में जानेंगे? तो जीवाणु के पोषण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? जीवाणु के पोषण के बारे में। कोई दिक्कत है तो बोलिए मेरे भाई, कहीं से कोई दिक्कत है? तो पोषण के आधार पर अगर बात करें तो ये परजीवी है। कैसे जीवी है? परजीवी। पर माने दूसरा और जीवी माने जिंदा, जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर है, उसी को कहते हैं परजीवी, है ना? उसको क्या बोलते हैं? परजीवी। यानी कि परजीवी का मतलब होता है कि अपने आहार के लिए किसी न किसी जंतु पर ये अपना माने है ना रहेंगे और उन्हीं से भोजन की प्राप्ति करेंगे। हो सकता है कि उसके बदले उसको हानि भी दे सकते हैं, हो सकता है कि उसके बदले उसको लाभ भी दे सकते हैं। समझे कि नहीं? लेकिन कुल मिला जुला करके ये बात कीजिए तो ये परजीवी है। ये कैसे हैं? परजीवी। अब आ गया समझ में? तो ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। तो लिखेंगे पोषण के आधार पर अगर बात करें तो ये परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है समझ में? चलिए, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ये परजीवी बोले कि परपोषी बोल रहे हैं। परजीवी तो ही करता है, मृतोपजीवी भी होता है। ये पोषण के आधार पर ये परपोषी होते हैं, ऐसे लिखिए। ये परपोषी होते हैं, मैंने अपना पोषण दूसरे पर निर्भर करके करते हैं, अपना भोजन दूसरे जीवों पर निर्भर होकर के करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? परपोषी कहते हैं। तो इसको पहला लाइन लिखे कि ये परपोषी होते हैं। परपोषी माने जीव कैसे होंगे? तो परजीवी भी हो सकते हैं, अमृतोपजीवी हो सकते हैं। मृतोपजीवी का मतलब होता है, मृतोपजीवी का मतलब होता है जो मरे हुए पदार्थों को खा करके अपना भोजन ग्रहण करे, उसको क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी। क्या बोलेंगे उसको? मृतोपजीवी। क्लियर हो गए? तो अगला पॉइंट जो हम लिखेंगे इसमें, उसमें क्या लिखेंगे? तो अगला पॉइंट में इसके पोषण में लिखेंगे कि या तो मृतोपजीवी है या परजीवी होते हैं। या तो मृतोपजीवी है, कैसे है? मृतोपजीवी है, या परजीवी है। या क्या है? परजीवी है। समझ में आया बात है? अब मृतोपजीवी का मतलब कितना बच्चा समझ गया? तो देखिए, मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? ऐसे जो बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया है ना, जो अपना भोजन पौधों या जंतुओं के सड़े गले पदार्थों को खा करके करते हैं। सड़े गले पदार्थों को खा करके करते हैं, या मर गया जो जीव। और सड़ेगा गलेगा कोई जीव जंतु कब? कोई पेड़ पौधा कब सड़ेगा गलेगा? जब वो मर जाएगा। सीधी सी बात है। यानी कि जो मरे हुए जीवों को खा करके अपना पोषण करे, वैसे जीव को कहते हैं मृतोपजीवी। क्या कहते हैं उसको? मृतोपजीवी। तो जीवाणु कैसे होते हैं? तो ये मृतोपजीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। तो मृतोपजीवी किसको बोलेंगे? जो बैक्टीरिया में भी जो बैक्टीरिया मरे हुए पदार्थों को खा करके, सड़े गले पदार्थों को खा करके अपना भोजन कर ले, उसको बोलेंगे क्या चीज? मृतोपजीवी। क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? तो मृतोपजीवी के बारे में क्या लिखें? देखिए, मृतोपजीवी के बारे में यहां पे लिखते हैं, क्या लिख देते हैं मृतोपजीवी के बारे में? ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु है ना, ये जीवाणु
कैसे, किसको, पौधे या जंतु के, किसका, पौधे या जंतु के सड़े गले शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत है? तो वही बतिया को लिख रहे हैं कि ये जीवाणु, ये बैक्टीरिया पौधे या जंतु के सड़े गले शरीर से, सड़े गले शरीर से भोजन की प्राप्ति करते हैं, भोजन की प्राप्ति करते हैं। उसको रखा जाएगा किसके अंतर्गत में, मृतोपजीवी के अंतर्गत में। और परजीवी के मतलब क्या हो गया, है ना, परजीवी का मतलब क्या हो गया, तो देखिए ध्यान से, परजीवी का मतलब समझ लीजिए, है ना, कि ये जो बैक्टीरिया होंगे या ये जीवाणु जो होंगे, ये जीवाणु जीवित, इसका जीवित पेड़ पौधे या जंतु के शरीर से भोजन की प्राप्ति करेंगे, भोजन की प्राप्ति करेंगे, बदले में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे, परजीवी। उन्हें क्या कहेंगे, परजीवी। अब आया समझ में? उन्हें क्या कहेंगे, परजीवी। सुनाई दिया? उन्हें क्या कहेंगे, परजीवी। यहां तक समझ में आ गया बात है? कुछ जो जीवाणु होते हैं अधिकांशतः ये परपोषी होते हैं। परपोषी के मतलब अधिकांशतः लिखे हैं, अधिकांशतः। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो स्वपोषी भी होता है। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्वपोषी। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्वपोषी। चलिए इसके भी बारे में बता देते हैं कि कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। तो निश्चित याद रखिएगा कि अब आप देखिए, हमको भी तबीयत खराब है जी, सर्दी हो गया है, समझे कि नहीं है, पूरा तबीयत खराब है, कस के बुखार अंदर से पूरा लगा हुआ है, समझे कि नहीं है, पूरा सर मेरा भी दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे, नाक से पानी भी चल रहा है, समझे कि नहीं है। हाँ, मौसम में भी चेंजिंग हुआ है, कभी गर्मी तो कभी ठंडा, जिसकी वजह से प्रभावित हो गए हैं हम भी, समझे कि नहीं है। और इसे फिर भी पढ़ाना है, फिर भी क्या करना है, पढ़ाना है। जिस स्थिति में है हम, तबीयत खराबी में, उस स्थिति में आप लोग अब्सेंट हो सकते हैं बढ़िया से, है ना, आप लोग अब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन हम अब्सेंट होके कहाँ जाएंगे, हमको तो पढ़ाना है, तो पढ़ा रहे हैं। अब बुखार लगे, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, है ना, इसलिए जोर से भी बोल नहीं पा रहे हैं कि आवाज खसखसा रहा है, ज्यादा जोर से बोलेंगे ना तो खांसी टाइप का हो जा रहा है ना, पूरा एकदम गला भरभरा रहा है मेरा, ठीक है ना। तो इसीलिए ठीक है, पढ़ा रहे हैं, जितना हो सकता है उसको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आगे, है ना। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब समझिए, स्वपोषी हम लोग किसको कहते हैं, पेड़ पौधों को कहते हैं स्वपोषी। और पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से भी अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश में, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके, जल को ग्रहण करके। यह काम किनका था, पेड़ पौधे का। अगर कोई जीवाणु स्वपोषी है, दूसरे पर अगर निर्भर नहीं है, तो निश्चित तरीके से जान लीजिए कि इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा होगा, हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। और प्रकाश संश्लेषण की अगर क्रिया हो रहा होगा, कुछ ऐसे छोटे छोटे जीवाणु होंगे उनमें, तो निश्चित है कि उनमें गुण कुछ पादप वाला भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी अगर रहेंगे तो वे क्या करेंगे, तो अपना भोजन है ना, अपना वे भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थ से स्वयं बनाते हैं। आ गया समझ में ना। पेड़ पौधा भी किससे गैस लेता है, वायुमंडल से। कौन सी गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया स्वपोषी होंगे, ये अपना भोजन भी कैसे बनाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा अकार्बनिक
है ना, अकार्बनिक पदार्थों, है ना, कैसे अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, अकार्बनिक पदार्थों जैसा स्वयं बनाते हैं, समझे कि नहीं। यानी कि इसमें जैसे उनमें उन लोगों में पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसमें भी कोई ना कोई फिल पाया जाएगा, इसका नाम है बैक्टीरियोफिल। ऐसे जीवाणुओं में क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफिल। अब बैक्टीरियोफिल क्या है, वर्णक है। बैक्टीरियोफिल क्या है, वर्णक। क्लोरोफिल क्या है, वर्णक, जिसकी वजह से पेड़ पौधे का कलर कैसा हो जाता है, हरा, है ना। हम लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से खून का रंग कैसा होता है, लाल। तो बैक्टीरियोफिल भी क्या करता है, यह एक वर्णक की तरह काम करता है। और जैसे जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो वैसे जीवाणु जिनके शरीर में, है ना, जिनके शरीर में बैक्टीरियोफिल पाया जाता है, ये भी पेड़ पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की तरह, है ना। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग प्रकाश स्वपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्वपोषी भी कहते हैं। आया समझ में। देखिए, तो कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है जो स्वयं बना लेते हैं, तो देखिए इनमें बैक्टीरियोफिल क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफिल। क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफिल। इनमें क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफिल। बैक्टीरियोफिल किसके जैसा होता है, तो क्लोरोफिल के जैसा। किसके जैसा, क्लोरोफिल के जैसा, क्लोरोफिल जैसा। आगे समझ में। तो आप देखिए ना, ये तो बैक्टीरिया कहने के लिए तो ये बैक्टीरिया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, इसके अंदर में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। तो ये जीवाणु होंगे, तो भैया जो अपने से भोजन बना लेगा तो उसको हम लोग स्वपोषी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और चूंकि ये जीवाणु है तो इसलिए कौन सा जीवाणु कहेंगे, तो स्वपोषी जीवाणु कहेंगे, है कि नहीं। तो इनमें बैक्टीरियोफिल किस तरह से, तो क्लोरोफिल के जैसा वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, समझे कि नहीं, वर्णक पाए जाते हैं, समझे कि नहीं। जिस कारण ये पौधों की तरह पोषण करते हैं, जिस कारण ये पौधों की तरह क्या करते हैं, पोषण करते हैं। किसकी तरह, पौधों की तरह पोषण करते हैं। आगे समझ में। कैसे पोषण करते हैं, तो पौधों की तरह पोषण करते हैं, है ना। पेड़ पौधा क्या करता है, यहां इंपॉर्टेंट बात समझिए। पेड़ पौधा क्या करता है, तो पेड़ पौधा के बारे में आप पढ़े होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेता है सूर्य के प्रकाश में। किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य प्रकाश को ऑब्जर्व कौन करता है, क्लोरोफिल। कौन करता है, क्लोरोफिल। तो ये क्या बना देता है, C6H12O6। आज जलवा टूट करके क्या बना देता है, ऑक्सीजन। तो ये तो ऑक्सीजन देता है। तो क्या यहाँ पे अगर ये बैक्टीरिया पौधों की तरह पोषण करते हैं, तो क्या ये ऑक्सीजन देते हैं कि नहीं देते हैं। तो देखिए, याद रखिए, ये पेड़ पौधा भले ऑक्सीजन देगा, कब देगा, जब जल का विघटन होगा। जब जल का विघटन होगा, इनके पोषण में जल का मात्रा रहे न रहे उससे मतलब नहीं है। बात समझ आ रही है ना। तो इसमें क्या रहता है, तो बैक्टीरियोफिल रहता है। क्या रहता है, बैक्टीरियोफिल। और कार्बन डाइऑक्साइड तो रहता ही रहता है, लेकिन ये इसके बावजूद भी पेड़ पौधा की तरह पोषण तो करते हैं, लेकिन जल का विघटन यहां पर नहीं करते हैं। ये जल का विघटन नहीं करते हैं, जिस कारण ये पौधों की तरफ पोषण करते हैं, परंतु जल का विघटन नहीं करते हैं, विघटन नहीं करते हैं। अगर ये लोग जल का विघटन कर देते तो फिर सूक्ष्म जीव से भी ऑक्सीजन निकलने लगता, फिर सूक्ष्म जीव से भी क्या निकलने लगता, ऑक्सीजन निकलने लगता। तो फिर हम लोग पेड़ पौधा से ज्यादा वैल्यू हम लोग सूक्ष्म जीवों को देने लगते हैं, कि नहीं है। तो यह चूंकि है ना, जल का विघटन नहीं करते हैं, जल का विघटन नहीं करते हैं, समझे कि नहीं। इसलिए इनसे ऑक्सीजन बाहर निकलते नहीं है।
समझे कि नहीं? तो ऐसे बैक्टीरिया प्रकाश स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? ऐसे बैक्टीरिया प्रकाश स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्वपोषी कहलाते हैं। समझ में आ गई बात है? समझ में आ गई कि नहीं? अब कुछ जो बैक्टीरिया है, हमने कहा, देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा था कि अकार्बनिक पदार्थों को भी, अकार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थ, देखिए यहां अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ किसको बोलेंगे? वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मौजूदगी नहीं हो, जिसमें कार्बन की मौजूदगी नहीं हो। तो कुछ स्वपोषी बैक्टीरिया, देखिए ध्यान से, कुछ स्वपोषी बैक्टीरिया, कुछ स्वपोषी बैक्टीरिया अकार्बनिक पदार्थ, पढ़ाने में नहीं बन रहा है, अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या क्या चीज रहेगा? तो अकार्बनिक पदार्थ में एग्जांपल में हम दे देते हैं क्या क्या चीज। अकार्बनिक पदार्थ कौन है? जिसमें कार्बन नहीं हो, जैसे नाइट्रोजन, क्या हो? नाइट्रोजन, या हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, या बोलते हैं सल्फर गंधक, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? या लोहा, एफी। अब क्या इस सब में कार्बन मौजूद है? नहीं। इस सब में कार्बन है? कार्बन रहेगा तो सी लगल रहेगा, कहीं है लगा हुआ सी? नहीं है लगा हुआ। तो इसका ऑक्सीकरण कर, इन सभी का ऑक्सीकरण कर, क्या करके? ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। समझ में आई बात है ना? और उस ऊर्जा का उपयोग भोजन के संश्लेषण में करते हैं, और इस ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का उपयोग किस में करते हैं? भोजन संश्लेषण में करते हैं। भोजन संश्लेषण में करते हैं। किसमें करते हैं? भोजन संश्लेषण में। तो जो रासायनिक पदार्थों से अपने भोजन की प्राप्ति करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? उसको बोलेंगे रासायनिक स्वपोषी। उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक स्वपोषी। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रासायनिक स्वपोषी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक स्वपोषी कहते हैं। आ गया समझ में? तो अब इनका पूरा का पूरा पोषण हमने आपको इतना में पढ़ा दिया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब इनका जो है हम लोगों ने आपका पूरा पोषण के बारे में ही हम लोग पढ़ा दिए, बैक्टीरिया का पोषण के बारे में आप देख सकते हैं एक बोर्ड में पूरा। अब इसके प्रजनन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? प्रजनन के बारे में। समझे कि नहीं? ये अपने संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं? ये अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं? तबीयत ज्यादा खराब है कि नहीं? ये अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आगे बढ़े तो देखिए, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं प्रजनन के बारे में। किसके बारे में? प्रजनन के बारे में। आइए जाने प्रजनन। प्रजनन का मतलब अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना। सजीव का ये प्रमुख लक्षण है। सजीव का ये प्रमुख लक्षण है कि अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति वे करते हैं। आ गया समझ में? तो सूक्ष्म जीव भी है तो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो इनमें जो प्रजनन होता है वह कैसे होता है? तो इनमें लैंगिक भी हो सकता है और अलैंगिक भी। अलैंगिक तो होता ही होता है, लैंगिक भी प्रजनन हो सकता है। समझे कि नहीं? तो अलैंगिक और लैंगिक कैसे कहते हैं? तो अलैंगिक का मतलब हो गया, लैंगिक का मतलब होगा जैसे हम लोग लैंगिक प्रजनन करते हैं, जैसे स्त्री अलग, मादा अलग और नर अलग, तो हो गया लैंगिक प्रजनन। वो क्या हो गया? लैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन का मतलब क्या हो गया? जिसमें नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन। समझे कि नहीं? तो वे इतने छोटे जीव हैं, इतने छोटे जीव हैं, जैसे हम, आप देखिए, आप अगर मान के चलिए कि जिनका जन्म वगैरह जो है से किसी नर या मादा के रहने से नहीं, बल्कि उन्हीं के अंदर में दोनों चीज मौजूद हो,
नर का भी गुण और मादा का भी गुण दोनों मौजूद हो, तो वैसे जो प्रजनन होंगे उसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक प्रजनन। उसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक प्रजनन। तो इनमें क्या होता है? इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। पहले लिखते हैं, इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है, अधिकांशतः में होता है ना? अधिकांशतः में कैसा होता है? अलैंगिक प्रजनन। और ये कब प्रजनन करते हैं? जब टेम्परेचर 30 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, है ना? कब रहेगा? तापमान कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। समझे कि नहीं? जो हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस तापमान पर वे रह सकते हैं। और 30 डिग्री, इससे ज्यादा ठंडा कर दीजिएगा या इससे ज्यादा गर्मी कर दीजिएगा तो सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाएगी, वे प्रजनन नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? वे प्रजनन फिर नहीं कर पाएंगे। तो टेम्परेचर भी बता दिए कि कितना रहना चाहिए। अलैंगिक प्रजनन करते हैं और ये प्रत्येक 20 मिनट में, ये कब? प्रत्येक 20 मिनट में, प्रत्येक 20 मिनट में, प्रत्येक 20 मिनट में अपनी संख्या में बहुगुणन करते हैं। ये प्रत्येक 20 मिनट में अपनी संख्या में, है ना, अपनी संख्या में बहुगुणन करते हैं, बहुगुणन करते हैं। यानी कि सोच लीजिए कि सूक्ष्म जीव कितनी मात्रा में वायुमंडल में है, जब इतना तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं? तो प्रत्येक 20 मिनट में अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं ये लोग, बहुत मात्रा में ना सूक्ष्म जीवाणु होगा जी, और रहते भी हैं, है कि नहीं? इसलिए ना देखता कि हाथ धो करके खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सब आ जाते हैं, है कि नहीं? तो ये कहीं भी रह सकते हैं, ये कहीं भी रह सकते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं लैंगिक प्रजनन करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं, बहुते कम। कुछ जो होते हैं से क्या करते हैं? लैंगिक प्रजनन करते हैं। इसकी संख्या बहुत कम है, इसकी संख्या क्या है? बहुत कम है ना? प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ये ऐसे बहुत कम जीवाणु होते हैं। ऐसे जीवाणुओं की संख्या क्या है? बहुत ही कम है। क्लियर हो गया? ऐसे जीवाणुओं की संख्या क्या है? बहुत कम है। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? अब देख लीजिए, कम है। अब इसके बाद प्रजनन के बारे में आप लोगों ने सीखा, समझे कि नहीं? अब देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्राम। क्या नाम था? ग्राम। तो ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया के अध्ययन को बहुत सरल बनाने के लिए, बैक्टीरिया की पढ़ाई को बहुत सरल बनाने के लिए, है कि नहीं, क्या किया था? तो एक तकनीक का विकास किया। क्या चीज का विकास किया? तकनीक का विकास किया। उस तकनीक का नाम रखा गया अभिरंजन तकनीक। क्या नाम रखा गया? अभिरंजन तकनीक। और इसके आधार पर हम लोग उस वैज्ञानिक के आधार पर देखे, अभिरंजक माने रंग करके, अभिरंजक माने रंग करके। तो अभिरंजन तकनीक का जो उपयोग किया, तो उसमें क्या किया कि इसके अनुसार बैक्टीरिया को 2 श्रेणी में बांटा गया। इसके अनुसार बैक्टीरिया को कितने श्रेणी में बांटा गया? 2 श्रेणी में। जीवाणुओं को कितना श्रेणी में बांटा गया? 2 श्रेणी में। जो अभिरंजक को ग्रहण कर लेते थे, जो बैक्टीरिया अभिरंजक को क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए, उनको कहा गया ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया। ग्राम, चूंकि ग्राम ने ही खोज किया था, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, तो उसने अपने ही नाम पर बैक्टीरिया का नाम क्या रख दिया? ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया। धनात्मक के मतलब पॉजिटिव, माने उसने अभिरंजक को ग्रहण कर लिया है। और जिस बैक्टीरिया ने अभिरंजक को ग्रहण नहीं किया, उसको बोला गया ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया। क्या बोला गया? ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया। और कौन कौन से बैक्टीरिया ग्राम धनात्मक है और कौन कौन से बैक्टीरिया ग्राम ऋणात्मक है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ने के लिए है, तो आप समझ लीजिए, है कि नहीं? क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उससे आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो इसकी खोज किसने किया था? ग्राम नामक वैज्ञानिक ने। किस वैज्ञानिक ने? ग्राम। अगर नाम था ग्राम।
है ना। तो ग्राम नामक वैज्ञानिक ने, याद रहेगा ना नाम, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बहुत कस के भी वो हटाइए ना, अरे यार ये काटो ना जी। ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बहुत तेज अभी बिजली कड़की है ना कहीं ठनका गिरा, बहुत नजदीक में गिरा है। तो ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए अभिरंजक तकनीक का प्रयोग किया, अभिरंजक तकनीक का प्रयोग किया, अभिरंजक तकनीक का प्रयोग किया। और इसके अनुसार बैक्टीरिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया और इस आधार पर, ऐसे लिख देते हैं, इस आधार पर जीवाणु को कितना श्रेणी में बांटा गया, 2 श्रेणी में बांटा गया। कितना श्रेणी में बांटा गया, 2 श्रेणी में बांटा गया। समझ में आ गई बात? कौन कौन श्रेणी में है? जो बैक्टीरिया अभिरंजक का ग्रहण कर लेते हैं, जो अभिरंजक को ग्रहण कर लेता है, जो अभिरंजक को ग्रहण कर लेता है, बहुत ज्यादा बिजली कड़क रहा है ना। जो अभिरंजक को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें ग्राम धनात्मक, ग्राम धनात्मक है कि नहीं, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया कहेंगे, बैक्टीरिया कहते हैं। आ गया समझ में? अब देख लीजिए, जो अभिरंजक को ग्रहण नहीं करते हैं, उन्हें ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया कहते हैं। हो गया? ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा बैक्टीरिया आ जाएगा धनात्मक के अंतर्गत में? तो इसका हो जाएगा ई कोलाई। ई कोलाई हमारी बड़ी आंत में रहता है, जो भोजन को खाता है बदले में विटामिन B12 हमको देता है, खराब भोजन, अनपचा भोजन। बड़ी आंत में तो अनपचा भोजन ही रहता है ना। तो वो जीवाणु हो गया कौन कौन, जिसका नाम है क्या चीज, ई कोलाई। तो ई कोलाई कैसा है, अभिरंजक ग्रहण करने वाला है, यानी कि ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया है ना। तो क्या नाम हो गया, ई कोलाई। साल्मोनेला, क्या नाम है इसका, साल्मोनेला। साल्मोनेला नामक जो बैक्टीरिया है वो भी क्या कर लेता है, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया उसको कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अस्पाइरिलम, क्या नाम है, अस्पाइरिलम। ये सब बैक्टीरिया हैं जो आपको ग्राम धनात्मक में आएंगे। और ग्राम ऋणात्मक में कौन कौन आ जाएंगे, ये भी पढ़ लेते हैं। ग्राम ऋणात्मक में कौन कौन आ जाएंगे, तो बैसिलस, क्या आ जाएंगे, बैसिलस। और क्या आ जाएंगे, तो बैसिलस हो गया है ना। स्टेफिलोकोकस, क्या नाम है इसका, स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस। ये कहां चले जाएंगे, तो ग्राम ऋणात्मक है ना, ग्राम ऋणात्मक में चले जाएंगे, समझे कि नहीं। और स्ट्रेप्टोकोकस, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ईटीसी कर देते हैं। तो ये आपने सुना ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया। समझ में आई बात है? अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ लाभदायक बैक्टीरिया के बारे में और कुछ हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में। देख लीजिए, जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है, लाभदायक भी है और हानिकारक भी है।
तो सबसे पहले लाभदायक जीवाणु के बारे में समझिए। लाभदायक बैक्टीरिया, लाभदायक बैक्टीरिया, लाभदायक बैक्टीरिया समझ लीजिए किसको कहेंगे। तो लैक्टोबैसिलस का नाम सुने हैं आप लोग? दूध से दही बनाने में बहुत जरूरी है इसका, लैक्टोबैसिलस स्टाफिलोकोकस का, है ना, स्टाफिलोकोकस और है ना लैक्टोबैसिलस, ये दूध से दही बनाने में बहुत काम करते हैं, साथ ही खमीर बनाने में भी काम करते हैं, पाव रोटी भी बनाने में काम करते हैं। ये किण्वन करते हैं, क्या करते हैं? किण्वन। किण्वन तो समझ रहे होंगे, सड़ाना गलाना, है कि नहीं? तो इसका सबसे पहले बैक्टीरिया कौन हो गया? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये लाभदायक है। क्या है? लाभदायक। तो लाभदायक कैसे है? दही में तो यही पाया जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करते हैं। किसका किण्वन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? किण्वन। किण्वन बोले तो सड़ाना गलाना, है कि नहीं? आज सड़ा गला करके पाव रोटी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पाव रोटी। पाव रोटी जब भी बनेगा तो जीवाणु से बनेगा, तो जो जीवाणु पाव रोटी बनाएगा वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है? बोलिए। चाहे बिस्कुट देखे होंगे, बिस्कुट भी बनाने में, केक बनाने में, खमीर बनाने में, है ना, ये सब काम करते हैं। तो जो ऐसा काम कर रहे हैं तो लाभदायक है कि नहीं है? दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में, देख रहे हैं दूध से दही कैसे बनता है? तो जीवाणुओं की वजह से। किसकी वजह से? जीवाणुओं की। शराब बनाने में, शराब कब बनता है? किण्वन करके ना बनता है, सड़ाइए गला करके ना बनता है। अरे सेव को सड़ा करके शराब बनाइएगा तो उसको सेव वाला शराब कहिए, संतरा को बना के सड़ा के बनाइएगा तो संतरा वाला शराब हो गया, अंगूर को सड़ा गला करके बनाइए तो अंगूर वाला शराब हो गया। समझ में आ गई बात? तो शर्करा से अल्कोहल बनाने में, शर्करा से एल्कोहल बनाने में, एल्कोहल बनाने में किसका यूज होता है ना? ये सब में जीवाणुओं का यूज होता है। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए आगे, आगे देख लीजिएगा, आपको देख लीजिए, एक ठो होता है माइकोडर्मा। क्या नाम है जीवाणु का? माइकोडर्मा। धीरे धीरे बोलो। माइकोडर्मा। माइकोडर्मा नामक जीवाणु है। ये क्या करता है? एल्कोहल को विनेगर बनाता है। क्या बनाता है? विनेगर। एल्कोहल को विनेगर में परिवर्तित करता है। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद आता है, देखिए, चमड़ा उमड़ा का जो सामान बनता है, जैसे आप जूता बनाते हैं, है ना, चप्पल बनाते हैं, तो उसका शोधन किया जाता है। तो चर्म शोधन में भी इसका उपयोग होता है। इसमें होता है चर्म शोधन में, चर्म शोधन में। इसके बाद देख लीजिए क्या है से, आप जूट से, जूट का रेशा अलग करते हैं ना, रेशा जिसे बोरा उड़ा बनाते हैं, तो जूट का रेशा अलग करने के लिए भी जीवाणुओं की जरूरत पड़ती है। तो जूट के रेशे बनाने में, रेशे बनाने में। सातवां अगर हम लोग देख लिए तो ई कोलाई जीवाणु जो हमारी बड़ी आंत में रहता है। कहाँ रहता है? बड़ी आंत में। ई कोलाई जीवाणु कहाँ रहता है? आंत में। आंत में क्या करता है? तो छोटी आंत में, जब भोजन का पाचन बहुत अच्छे से हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है, तो बचा हुआ जो भोजन है, जो खराब भोजन है, वह बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में जाने के बाद वह मल द्वार से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन उस भोजन को भी आपके शरीर में बड़ी आंत में पाया जाता है ई कोलाई जीवाणु। और ई कोलाई जीवाणु उस खराब भोजनवा को खाता है। समझे कि नहीं? और खा करके, है ना, अपना भोजन कर लिया जीवाणु, अब बदले में क्या दे दिया आपको? विटामिन B12। क्या दे दिया? विटामिन B12। समझ में आ गया बात? ई कोलाई भी जीवाणु हमारे लिए जरूरी है। राइजोबियम नामक जीवाणु देख लीजिए, ये भी लाभदायक है। कैसे? तो याद रखिए, राइजोबियम क्यों लाभदायक है? तो राइजोबियम पाया जाता है फलीदार जो पौधे होते हैं, जैसे चना, मटर, है ना, ये सब के पौधों में। तो फलीदार जितने भी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में एक ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि में पाए जाते हैं कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम। और राइजोबियम करते क्या है? वायुमंडल से जो सबसे ज्यादा संख्या में जो गैस है नाइट्रोजन, उसको लेते हैं और ले करके उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है।
इतना जरूरी है कि नाइट्रेट मिलने के बाद पौधों में विकास बहुत तेजी से होता है, समझे कि नहीं। ये एक तरह से हम लोग उर्वरक में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल नाइट्रेट बना करके करते हैं। तो ये जो पोषक तत्व है जो पौधों के लिए बहुत जरूरी है, ये कौन बनाते हैं? तो राइजोबियम नामक जीवाणु बनाता है। तो लाभदायक हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। अन्य मेमेलिया, मेमेलिया माने वैसे जो स्तनधारी जीव को क्या कहते हैं? मेमेलिया। स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? जो शिशु को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं स्तनधारी जीव, है कि नहीं है ना। जिनका भोजन माने जिनका बच्चे का भोजन स्तन के माध्यम से होता है कि नहीं, तो स्तनधारी जीव हो गए। तो स्तनधारी जीव यानी कि मेमेलिया उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेमेलिया। तो जितने भी मेमेलिया जंतु हैं उनकी आंत में पाए जाने वाले जीवाणु लाभदायक है कि नहीं। मेमेलिया है ना, मेमेलिया वर्ग के जीवों के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु, आंत में पाए जाने वाले जीवाणु, ये भी क्या है? लाभदायक है। ये भी क्या है? लाभदायक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी क्या है? जरूरी है। बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं, बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपघटनकर्ता के तौर पर होते हैं। अपघटनकर्ता का मतलब हो गया कि जो मर गया, मान लिया कि कुत्ता बिल्ली बंदर रोड पर मर गया, अगर उसको आप नहीं हटाएंगे तो सड़ गल जाएगा, सब महकेगा बहुत ज्यादा। तो उन सभी को कुछ दिन के बाद देखिएगा कि सब छोटे छोटे सूक्ष्मजीव लग जाते हैं उसमें। अब खा पी करके उनको धीरे धीरे क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो समाप्त कर देते यानी कि उसका अपघटन कर दिए। क्या कर दिए? अपघटन कर दिए। तो ये भी हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है? और उनके बदले में क्या मिलता है? बल्कि अपघटन करने के बाद जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। किसका? जैविक उर्वरक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैविक उर्वरक, है कि नहीं। सड़े गले चीजों से जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? उर्वरक, है ना, खाद्य उर्वरक। तो उस उर्वरक के भी उपयोग कौन माने उपयोग लाइक कौन बनाता है? तो जीवाणु ही बनाते हैं। तो लिखेंगे कि अपघटनकर्ता के रूप में, अपघटनकर्ता के रूप में, है ना, जैविक उर्वरक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैविक उर्वरक बनाते हैं। जैविक उर्वरक बनाते हैं। क्लियर हो गया? क्या बनाते हैं? जैविक उर्वरक बनाते हैं। यही नहीं, और लाभदायक कैसे है देखिए। बायोगैस का जो निर्माण होता है सड़ा गला करके, उसका भी निर्माण किनके माध्यम से होता है? जीवाणुओं के माध्यम से। तो लिखेंगे बायोगैस के निर्माण में, बायोगैस के निर्माण में, इसके निर्माण में, बायोगैस के निर्माण में। और इसका लाभ कहाँ कहाँ है ना, कौन कौन से जीवाणु लाभदायक हैं उसके लिए? तो उसके लिए लाभदायक है आपको बेसिलस। कौन कौन? बेसिलस। बेसिलस जो है लाभदायक जीवाणु की श्रेणी में आता है। और कौन जीवाणु है जो हम लोगों के लिए लाभदायक है? तो स्यूडोमोनास, है ना, स्यूडोमोनस, स्यूडोमोनस, ये भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जैसे प्रोटियस जो जीवाणु है, ये हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। ई कोलाई हमारे लिए लाभदायक है। लैक्टोबैसिलस हमारे लिए लाभदायक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हम ईटीसी कर दिए, कोई दिक्कत है? अब हम लोग पढ़ लेते हैं हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में। हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया पहले ही से नामे से स्पष्ट है कि जो हमें हानि पहुंचाएगा। जो हमें क्या पहुंचाएगा? हानि। जो हानि पहुंचाएगा, जैसे आपके शरीर में प्लेग की बीमारी उत्पन्न कर देगा। क्या कर देगा? प्लेग। तो प्लेग की बीमारी किससे होती है? जीवाणु से। किससे होती है? जीवाणु से। याद रखिएगा, प्लेग की बीमारी जीवाणु से होगा। कॉलेरा की बीमारी जीवाणु से होगा। कॉलेरा की बीमारी जीवाणु से होगा। टाइफाइड, टाइफाइड की बीमारी किससे होगा? जीवाणु से होगा। किससे होगा? टाइफाइड की बीमारी जीवाणु से। टीबी का नाम बताए थे? टीबी की बीमारी, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, है ना, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? डिप्थेरिया की बीमारी। किसकी बीमारी? डिप्थेरिया की बीमारी। आपके शरीर में अगर डिप्थेरिया की बीमारी हो जाए, टेटनस, क्या चीज? टेटनस की बीमारी जो है सो, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, एंथ्रेक्स। क्या चीज? एंथ्रेक्स, है कि नहीं? तो ये सब कैसे होता है बताइए? तो आपको जीवाणु से ही होगा। कैसे होगा? जीवाणु से ही होगा। कैसे हो जाएगा?
जीवाणु से होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? दूसरा बात देख लीजिए, दूसरा ये सब हो सकते हैं। अब देख लीजिए, अब जो पौधों में जो होते हैं, पौधों में विष तथा साइटस है ना, क्या नाम है? विष तथा साइट्स। पौधों में देख लीजिए क्या चीज नाम अभी बताए हम लोग, तो विष, क्या नाम बताए? विष। और एक और जीवाणु है जिसका नाम है क्या चीज? साइट्स। क्या नाम है? साइट्स। ये रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। समझे कि नहीं? है ना, रोग उत्पन्न करते हैं। साइट्स कैंकर, ये रोग उत्पन्न करते हैं किसमें? पौधों में। किसमें? पौधों में, है ना। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो भोजन को बर्बाद कर देते हैं। भोजन को क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। देखिएगा, भोजन कुछ देरी के बाद महकने लगता है, गंध करने लगता है, जीवाणु बैठ जाते हैं उसमें, तो भोजन को क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। कुछ जीवाणु क्या करते हैं? भोजन को बर्बाद। जीवाणु की ही वजह से दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। दूध का फटना, दूध का फटना किसके माध्यम से होता है? जीवाणुओं के माध्यम से होता है। समझ में आ गया कि नहीं? मक्खन का ज्यादा खट्टा हो जाना, मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना किसकी वजह से है? जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से? जीवाणु की वजह से। मांस, मछली, साग सब्जी जितना भी है ना, वह विकृत हो जाना किसकी वजह से है? तो आपका जीवाणु की वजह से है ना। मांस हो गया, मछली हो गया, सब्जी हो गया या फल हो गया का विकृत होना, विकृत होना यानी कि सड़ना गलना किसके माध्यम से होता है? जीवाणु के माध्यम से होता है। समझ में आ गया बात? एक हानिकारक जीवाणु के बारे में और पढ़ा दे रहे हैं, है ना, जो क्या करता है कि जैसे जो डिब्बा बंद आता है ना भोजन, जैसे दूध आता है डिब्बा बंद करके, या आप लोग खाते हैं ना कुरकुरे, ये सब जो है वो भी खराब कर देता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रिडियम। क्या नाम है? क्लोस्ट्रिडियम। इसका पूरा नाम है क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। क्या नाम है इसका? बोट्यूलिनम, है ना। क्या नाम है इसका? क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, है कि नहीं? तो ये क्या करता है? ये ऐसे पदार्थों को खराब करता है जो डिब्बा में बंद भोजन आता है उसको, समझे कि नहीं, उसको नष्ट कर देता है ना। है ना, डिब्बे बंद भोजन, डिब्बे बंद भोजन, है ना, किसको? डिब्बे बंद भोजन को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। समझ में आ गई बात? तो आपने कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी पढ़ लिया और कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी पढ़ लिया, पूरा बैक्टीरिया आपको कंप्लीट कर दिया। अब आप समझिए, अभी चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, अभी एक सूक्ष्मजीव समाप्त किए हैं, है कि नहीं? अभी 4 सूक्ष्मजीव और बाकी हैं। कौन कौन बाकी है? तो शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। समझ में आ गई बात ना? तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को क्लास, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग अपने बच्चों को भी भेजिए, इस बिट्टू सर से पढ़िए, ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर, है कि नहीं, जो गोह में एक अद्भुत जिम्मेदारी के साथ सबसे अच्छा पढ़ाने का दावा करता है, सबसे अच्छा कंटेंट देने का दावा करता है, हर एक चैप्टर का वो टेस्ट लेता है। इसलिए आप लोग सब कोई जुड़िए, अच्छा पढ़ाई हो तो निश्चित तौर पर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद, जय भारत।